वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर हमारे चल रहा था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछली कक्षा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया था। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। विद्युत द्विध्रुव होता है दो समान परिमाण के परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हो तो उस निकाय को, उस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो ध्रुवों वाला निकाय जिसमें दो आवेश होंगे, दोनों ही प्रकृति में विपरीत होंगे, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करते हुए वहां पर पड़े रहेंगे या ऐसे निकाय की व्यवस्था कर देंगे। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उन दोनों में से किसी एक आवेश तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p से दर्शाते हैं। सदिश राशि होती है विद्यार्थी। इसके बाद हमने पढ़ लिया था इससे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो ये मान लो विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस q ये माइनस q है, तो इस पे इधर साइड में कहीं भी और इधर साइड में कहीं भी ये पूरा अक्ष है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दिया था। अक्ष पर कहीं पर भी, मान लो मैंने यहाँ बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, किसी भी दूरी पर हम एक बिंदु लेकर वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं, जो हमने सोल्व कर लिया। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद विद्यार्थियों हम इस पूरे चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं और किताब के पीछे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स जो बन सकते हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका हम वीडियो बनाएंगे। एक या दो वीडियो में वो सारे न्यूमेरिकल्स, 2 से 3 भी वीडियो लग सकते हैं, उनमें वो सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद्यार्थी। इसके अलावा हम साथ ही आपको देंगे इस चैप्टर से बढ़ने वाले लगभग 40 से 50 छोटे-छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के या अति लघुत्तरात्मक या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों जो विद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने पढ़ ली पिछले वीडियो में। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी कि E जो अक्ष पर है वो होती है 2kp/r। k यहाँ पर नियतांक है जिसका मान 1/4πε0 होता है और p यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जबकि निरक्ष पर होता है kp/r। k नियतांक है, p यहाँ पर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अक्ष और निरक्ष में इनका ये संबंध होता है कि ये दुगुना होता है। यहां तक हमने ये पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं जो आगे का हमारा टॉपिक है वो है विद्यार्थियों, पहले तो हम पढ़ेंगे जो विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था उसकी भौतिक सार्थकता के बारे में, कि भौतिक सार्थकता हमें क्या बताती है उसके बारे में। और उसके बाद में जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने अगर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया किसी भी कोण पर, थीटा कोण पर, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर कितने तो बल कार्य कर रहे हैं या बलागुण कार्य कर रहा है, उनका मान निकालेंगे। कैसे कार्य कर रहा है, कैसे कैसे स्थितियों में किस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए विद्यार्थी फिर चलते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। देखो भौतिक सार्थकता हमें क्या बताती है, भौतिक सार्थकता मतलब हमें ये बताना है कि विद्युत द्विध्रुव कैसे होता है, क्यों होता है। देखो विद्युत द्विध्रुव विद्यार्थियों ध्रुवीय या अध्रुवीय अणु के कारण होता है। दो प्रकार से इसको हम भौतिक रूप से सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, एक तो अध्रुवीय अणु से। देखो ये जो अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं? देखो विद्यार्थियों अध्रुवीय वो अणु होते हैं जिनके केंद्र संपाती होते हैं। जिनके केंद्र कैसे होने चाहिए, संपाती होने चाहिए। वो अणु होते हैं जिनके केंद्र संपाती होने चाहिए। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप इस लैंग्वेज को पूरा लिखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऐसे अणु जिनके केंद्र कैसे होना चाहिए, संपाती होने चाहिए, केंद्र संपाती होते हैं। तो विद्यार्थी केंद्र संपाती कैसे होते हैं, कहने का मतलब अगर आप एक विद्युत द्विध्रुव ले रहे हो जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होंगे और दोनों का केंद्र एक ही होगा, दोनों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा, उसे हम कहते हैं कि ये जो है वो क्या होता है,
संपाती केंद्र होता है, एक ही केंद्र होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अध्रुवीय अणु है उनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है विद्यार्थी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? शून्य। तो आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में से पूछ सकते हैं कि जो अध्रुवीय अणु है उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्यार्थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होगा? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है विद्यार्थी, इसको हम लिखते हैं Q गुणा 2a। Q तो है इस द्विध्रुव में प्लस और माइनस के दो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश, तो उनमें से किसी एक का परिमाण, तो वो तो हमने Q का मान रख दिया। 2a है इन दोनों के मध्य की दूरी, तो इनका तो केंद्र तो एक ही है, इन दोनों का केंद्र तो एक ही है। केंद्र एक है इसका मतलब मध्य दूरी है ही नहीं। मध्य की दूरी कितनी है? 0 है। तो ये जो आपका 2 है वो किसके बराबर है? 0 के। और मैं Q गुणा 0 करूंगा तो मुझे जो आपका विद्युत आघूर्ण है वो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसलिए अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ध्यान रखना है। अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो सर क्या हम किसी प्रकार से इन अध्रुवीय अणु को ध्रुवीय अणु बना सकते हैं? क्या इसके अंदर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं विद्यार्थी। देखिए कैसे? देखिए अगर मान लो मेरे पास ऐसा एक कोई निकाय है, इस निकाय में रेंडमली मेरे पास इस तरीके के अध्रुवीय अणु पड़े हैं। क्या पड़े हैं विद्यार्थियों? अध्रुवीय, जो प्लस और माइनस सब में। ये मेरे पास प्लस माइनस में अध्रुवीय अणु पड़े हैं। ये मेरा एक कोई निकाय है, इस निकाय में ये सारे के सारे जो अणु पड़े हैं वो अणु कैसे विद्यार्थियों? अध्रुवीय अणु हैं। कैसे है? चलो मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूं, फिर पढ़ते हैं, एक जगह छोटी है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अध्रुवीय अणु के बारे में। अध्रुवीय जो अणु है, यहाँ अध्रुवीय जो अणु है उन अणु को क्या हम ध्रुवीय अणु या यूं कह सकते हैं कि हम उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। क्या उस द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से कर सकते हैं? क्या उनके मध्य द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे? ये मान लो ऐसा कोई निकाय है, इस निकाय में जितने भी कण हैं ये अणु हैं, ये सारे अणु विद्यार्थियों कैसे हैं? अध्रुवीय अणु। ये सारे ही जो अणु हैं वो कैसे अणु हैं? अध्रुवीय अणु। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अध्रुवीय अणु हम उसके बारे में पढ़ लेते। अब क्या करेंगे? हम इस पर लगाएंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या लगाएंगे विद्यार्थियों? बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो ये मैंने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया। इधर मान लो सारी की सारी जो प्लेट जो है वो धनावेशित है, और इधर वाली जो प्लेट है वो सारी की सारी कैसी है विद्यार्थियों? ऋण आवेशित है। ये धनावेशित प्लेट हो गई और ये ऋण आवेशित। अब बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसा निकाय है जिसमें अध्रुवीय अणु है और उसके बाहर हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र का मतलब एक तरफ धनावेशित प्लेट और दूसरी तरफ ऋणावेशित प्लेट। अब क्या होगी? अब देखो ये होगा, ये तो है हमारी दोनों प्लेटें, ये तो धनावेशित प्लेट है और ये है विद्यार्थियों कौन सी? ऋणावेशित। यहां पर हमने रख रखा है वो निकाय जिसमें ये प्लस और माइनस संपाती केंद्र वाले अध्रुवीय अणु पड़े हैं। अब क्या होगा विद्यार्थियों? ये क्या करेंगे कि जो प्लस वाला है वो प्लस वाला तो माइनस वाला तो आकर्षित होगा प्लस से, और प्लस वाला आकर्षित होगा माइनस। ये अणु ऐसे बन जाएंगे इस तरीके से। ये जो अणु थे ना संपाती केंद्र वाले, ये ऐसे बन जाएंगे इस, क्योंकि बाहर से हमने क्या लगा दिया है? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। और स्थिति ये होगी धीरे धीरे उल्टा लिख दिया क्या? ये भी खाल खाएगा पूरी। ऐसे जैसे हमने क्या किया? बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया और कुछ समय पश्चात स्थिति ऐसी हो जाएगी विद्यार्थियों की, ये जो निकाय है वो निकाय यहाँ पर पूरा ही क्या आ जाएगा? ऋणावेश, और निकाय पर यहाँ पर पूरा ही क्या आ जाएगा? धनावेश। और इधर तो आपका पहले से ही कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है, जिसके कारण से ऋणावेश इधर आया। और इधर आपका पहले से ही कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है, जिसके कारण धनावेश क्या हो गया? इधर।
अब देखो ये जो एक निकाय है, इन यहाँ पर निर्माण हो गया इनका ध्रुवीय अणुओं का, प्लस और माइनस वाले, और इनके मध्य में दूरियां भी हो गई। 2a का मान 0 से बढ़ गया, 2a का मान क्या हो गया, 0 से बढ़ गया, दूरियां भी हो गई। अब ये कैसे अणु बन गए, ये विद्यार्थियों बन गए ध्रुवीय अणु। कैसे बन गए, ध्रुवीय, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से लिखते हैं, वो अब नॉट इक्वल टू 0 है, अब वो 0 के बराबर नहीं है। ये बात थी, इस तरीके से हम अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा, अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम उत्पन्न कर सकते हैं। किस तरीके से, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा। क्लियर होगी बात, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे हैं हमारे पास ध्रुवीय अणु। दूसरे कौन से अणु है, ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु ये होते हैं जिनके केंद्र, वे अणु होते हैं जिनके केंद्र, अलग अलग, जिनके केंद्र वे कैसे होना चाहिए विद्यार्थियों, अलग अलग, जिनके केंद्र अलग अलग हो वो ध्रुवीय अणु होते हैं। और केंद्र अलग अलग होंगे तो उनके मध्य की कोई ना कोई दूरी होगी, 2a का मान होगा, आवेश तो है 2a का भी मान होगा। इसका मतलब यह है कि इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर नहीं होता है, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर नहीं होता है। ये होते हैं ध्रुवीय अणु। चलो हम इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कौन से अणु है, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणुओं के बारे में लिखते हैं। ऐसे अणु, ऐसे अणु जिनके केंद्र संपाती, ऐसे अणु जिनके केंद्र संपाती हो, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। कैसे अणु कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिनके केंद्र जो है वो कैसे होना चाहिए, संपाती होना चाहिए, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P शून्य होता है, शून्य होता है। और तीसरी लाइन इनके बारे में, अध्रुवीय अणु पर, अध्रुवीय अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की सहायता, बाह्य विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। देखो अगर अध्रुवीय अणुओं पर आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। उदाहरण लिख लेते हैं इनके, जैसे CO2 अध्रुवीय अणु का उदाहरण है, CH4 ये भी अध्रुवीय अणु का उदाहरण है। ये हो गया आपके बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण अध्रुवीय अणु को हमने क्या कर दिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके अंदर उत्पन्न कर। चलिए चलो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे ध्रुवीय अणु पर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे ध्रुवीय अणु।
ऐसे अणु जिनके केंद्र अलग अलग, जिनके केंद्र कैसे होने चाहिए विद्यार्थी, अलग अलग ध्रुवीय अणु के, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या होता है, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है विद्यार्थी, शून्य नहीं होता है, क्योंकि इनके मध्य दूरी होती है, आवेश होता है, तो उनका गुणनफल शून्य नहीं आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं किसी एक समान क्षेत्र में, किसी एक समान क्षेत्र में किस तरीके से हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल कैसे कार्य करता है। तो मैं उसका डेरिवेशन और उसको सिस्टमेटिक तरीके से साथ का साथ लिख रहा हूं, आप भी प्रयास करें कि मेरे साथ हिसाब से लिख सकें। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, हमने देखा था पहले, जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान होना चाहिए। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण, यही लिख देता हूं, पर बलागुण लिख देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी देखो इस पर बल तो कार्य करता नहीं, नेट बल शून्य हो जाता है। हाँ कैसे होगा वो अभी हम समझेंगे जरूर। अब मैं निर्माण कर देता हूं पहले एक समान विद्युत क्षेत्र का। सही है इसमें ये देखिए, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि इसका जो परिमाण है, चाहे आप इस बिंदु पे लो चाहे इस पे लो, कहीं पर भी लो, आप किसी भी बिंदु पे लोगे तो वहां पर परिमाण और दिशा एक समान है। तो ये एक समान आपका क्या है विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हमने क्या रखना है, विद्युत द्विध्रुव रखना है। क्या रखना है, विद्युत द्विध्रुव। इसमें हम रख देते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो पेन चेंज कर लेता हूं। यहां मान लो मैंने थीटा कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये आपका यहाँ पर जो आवेश है वो है माइनस क्यू वाला, और यहाँ आवेश जो है वो है प्लस। विद्युत द्विध्रुव है, समान परिमाण के दो आवेश होंगे, दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, तो प्लस और माइनस के विपरीत प्रकृति के दो आवेश। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा। इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या बल करेगा, एक बल कार्य करेगा। मैं यहाँ पर जो बल कार्य करेगा, देखो जो धनावेश है, इस धनावेश पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। धनावेश पर तो बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, और बल F बराबर क्या होता है, F बराबर QE होता है विद्यार्थियों। क्या होता है, Q। और इस ऋणावेश पर बल इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो F बराबर माइनस QE। देखो परिमाण में तो बल दोनों में समान है, QE है, परंतु प्लस माइनस का फर्क है। प्लस माइनस विद्यार्थियों यहाँ ये बता रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, देखो इस पे प्लस आएगा, प्लस का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, और इस पर लगने वाला बल, प्लस पे आवेश पर लगने वाला बल भी इधर है, एक ही दिशा में है तो प्लस है। इस पे हमने माइनस लगाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ माइनस लगाया, इसका क्या मतलब विद्यार्थी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है,
विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, लेकिन इस पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है, क्योंकि विपरीत आवेश है माइनस q का आवेश, इसलिए यहां माइनस लगाया, मतलब दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों बलों का परिमाण क्या है, समान है। तो पहले आप ये लाइन लिख लेना ऊपर, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर चलिए ये समझ में आ गया, यहां तक बोलो, फिर कोई समस्या आपके होगी भी नहीं। थीटा कोण पर करिए। अब देखो थीटा कोण कहां से आप चाहो तो यहां बना सकते हो, ये थीटा कोण होगा, या मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं इधर, और ये मान लेता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र जो है उसके साथ में कितना कोण है, थीटा। क्लियर है? देखो एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव रख दिया, विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा, ये थीटा कोण हो गया। इस प्लस के ऊपर जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, माइनस के ऊपर जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पर प्लस q आवेश पर बल, प्लस q आवेश पर बल। देखिए विद्यार्थियों, प्लस q आवेश पर जो बल लग रहा है उसको मैं F1 नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? F1। इसको हम F1 नाम देते हैं, इसको F2 नाम दे देते हैं। तो F1 है, उसका मान है विद्यार्थियों q e सदिश। F1 सदिश है q e सदिश, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। और अगला मैं लिख लेता हूं माइनस q पर लगने वाला, माइनस q आवेश पर बल। देखिए मैं यहां पर सिर्फ परिमाण ही लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? परिमाण लिख देता हूं। ये जो दिशा है वो, देखिए आपका F1 और ये QE के, और F2 पर जो आपका बल लग रहा है वो बल हो जाएगा F2, वो भी किसके बराबर है? QE के बराबर। ये समीकरण 2, समीकरण 2। तो माइनस सदिश लिखते तो भी कोई समस्या नहीं थी, माइनस लगा देते। माइनस सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा है, जो ऋणात्मक चिन्ह है वो सिर्फ विद्यार्थी यहाँ पर दिशा को दिखा रहा है। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, चलिए देखो क्या समझते हैं हम समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें ये प्रूव हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि समीकरण 1 F1 QE के बराबर, F2 वो भी QE के बराबर। तो इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि F1 जो है वो बराबर है किसके विद्यार्थियों? F2। ये बात हमें स्पष्ट हो जाती है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण समान है, परंतु दिशाएं विपरीत है। तो नेट जो बल लगेगा इस द्विध्रुव पर वो हो जाएगा शून्य। तो विद्यार्थियों में यहां लिख देता हूं, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण द्विध्रुव पर कुल बल शून्य होगा। कुल बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। डेरिवेशन के रूप में अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश। F1 का मान है QE सदिश प्लस QE सदिश। देखो ये प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, माइनस इसलिए लगा दिया, अब की बार हम सदिश रख रहे हैं,
तो देखो F सदिश जो है वो मेरे पास आ जाएगा QE और QE से कट जाएगा तो जीरो। जो नेट बल है लगने वाला उसका मान विद्यार्थियों कितना है, जीरो है। नेट बल जो लग रहा है इस पर वो कितना लग रहा है, जीरो मान का लग रहा है। यहां तक आप लिख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब इस द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल, देखो इधर ही इस बल, इधर भी इतना ही बल, समान बल है, समान बल है, तो इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो नेट बल है वो हो गया शून्य। तो नेट बल शून्य हो गया तो बलागुण क्या होगा, बलागुण क्यों होगा, इन सब चीजों को ऐसे समझेंगे। देखो जो नेट बल है उसका मान तो शून्य हो गया। अब नेट बल का मान शून्य हो गया तो इन बलों की दोनों की देखो क्रिया रेखाएं अलग अलग, मतलब ये जो बल है वो तो इस क्रिया रेखा के अनुदिश लग रहा है, यहां पर बल जो है वो इस क्रिया रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण, इन बलों की क्रिया रेखाएं, देखो ये निरस्त तो तब करते जब क्रिया रेखा भी होता, मैं इस बिंदु को यहां से पकड़ के इधर खींच रहा हूं, उतने ही बल से पकड़ के यहां खींच रहा हूं, तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये जो द्विध्रुव है ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि समान परिमाण का बल और विपरीत दिशा में लग रहा है। बल किस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। और क्रिया रेखा भी एक ही, क्रिया रेखा भी क्या है, एक ही है। लेकिन मैं इसको ऐसे देता हूं, अब देखो मैं यहां से बल लगा रहा हूं इधर, उतना ही बल मैं यहां से इधर लगा रहा हूं, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये ऐसे हो जाएगा, अब नहीं हिलेगा लेकिन ऐसे तो होगा। इसका मतलब इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ये घूमने लग जाएगा, इससे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बल आघूर्ण जो है वो हमें निकालना है, क्या करना है, वो हमें निकालना है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं यहीं पर, क्योंकि हमें डेरिवेशन सारा इसी पर बेस्ड करना है अभी। या चलो डायग्राम में वापस बना लूंगा, उधर ले लेते हैं एक पेज पे कि वो हमें देखते हैं कॉपी हो जाता है तो। क्रोम तो बन रहा है, कॉपी का पता नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा, देखिए आप हो जाएगा काम से। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको छोटा करने के बाद भी दिखता है। चलिए ये देखिए डायग्राम आपको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। डायग्राम वही है। अब देखो क्या करना है, हमें बल आघूर्ण लग रहा है तो बल आघूर्ण निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं ये पहले लाइन कर देता हूँ किसके कारण हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। देखिए दोनों बलों की, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, क्रिया रेखाएं भिन्न होने के कारण द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य, भिन्न भिन्न होने के कारण क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण। और ये जो बल आघूर्ण है वो क्या होता है वो लिख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों जो बलागुण है
वो होता है, इसको हम लिखते हैं टाउ से। कहां से लिखते हैं? टाउ, इसको कहते हैं टाउ। और ये होता है आवेश। एक तो आवेश हो जाएगा क्यू, जो सॉरी आवेश नहीं, बल, आवेश पर लगने वाला बल। एक तो हो जाएगा बल आपका, बल गुणा क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। कैसी दूरी? लंबवत दूरी। एक तो जो बल है, दोनों परिमाण में समान है, बल तो हमने निकाल दिया, दोनों में से कोई एक रख लेना। तो एक तो बल और गुणा होगा दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। तो दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी मान लेते हैं ये वाली है। अब देखो इसको थोड़ा सा नामकरण कर देता हूं। ये मान लो बिंदु है ए, ये है बी और ये मान लिया सी। तो हमें ये एपी निकालना है। क्या निकालनी है? एपी। और ये हम जानते हैं इस माइनस क्यू से प्लस क्यू के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 2a है। क्योंकि ये तो हमने विद्युत द्विध्रुव में रखा है, और विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2a, जिसको हम ये मान के चलते हैं। तो ये दूरी 2a है और हमें ये एबी निकालनी है। और ये कोण जो है वो आपको दे रखा है थीटा। तो विद्यार्थियों में यहां पर साइन थीटा का प्रयोग कर सकता हूं। किसका? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? लंब बटा कर्ण। देखिए लंब कितना है इस पर? थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो लंब है यहाँ पर हमारा AB, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अपॉन में कर्ण, कर्ण है AC। कर्ण कितना है? AC। और देखो AB तो AB है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, और AC का मान हमें पता है 2a है। AC दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तो है, द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो ये कितनी है? 2a। तो मैं यहां से ये लिख देता हूं AB बराबर 2a को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा। AB बराबर कितना हो गया? 2a sin थीटा। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब देखो बलागुण क्या हो जाएगा? अब बलागुण, बलागुण, बलागुण टाउ। बल, बल तो कितना है? QE। बल F का मान कितना है? F1 भी QE है, F2 भी QE है, तो F भी क्या है? QE। दोनों बराबर है, तो कोई भी एक आवेश पर लगने वाला बल रखना है। गुणा में ये क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। 2a sin थीटा। अब देखो यहां से एक और बात बन गई। क्या बात? ये बन गई, देखो हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, वो होता है Q डॉट 2a के बराबर। तो ये Q और ये डॉट 2a हो जाएगा। इसका मतलब जो बलागुण है टाउ वो हो जाएगा आपका, ये तो P, ये E। इस Q और 2a की जगह हमने क्या लिख दिया? स्मॉल p, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E का E पड़ा है, और गुणा में कौन है? साइन थीटा। ये ही मान हमारे पास किसका आया विद्यार्थियों? बलागुण का। किसका मान आ गया? बलागुण का। और इसका अगर हम सदिश रूप लिखना चाहेंगे तो कौन सा मान आ गया? बलागुण का आ गया। और इसका हम सदिश रूप लिखना चाहें तो सदिश रूप में पेन चेंज कर लेते हैं। सदिश रूप में देखिए, सदिश रूप में क्या लिखेंगे? टाउ बराबर P सदिश गुणा E सदिश। P सदिश गुणा E सदिश। अब देखो यहां से एक कंफ्यूजन और है कि सर ये जो टाउ है बलागुण, क्या ये भी सदिश है? तो अगर आपने 11वीं कक्षा में ध्यान दिया है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किन्हीं दो सदिशों का कोई भी दो सदिश, मान लो A सदिश डॉट B सदिश, डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अदिश राशि प्राप्त होगी। और अगर आप दो सदिशों का सदिश गुणा कर रहे हैं तो आपको सदिश राशि प्राप्त होगी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर दो सदिश राशियों का क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? आप दोनों को क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि जिनका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी सदिश राशि होगी। इसका मतलब ये जो बलागुण है वो भी विद्यार्थियों आपका क्या है? सदिश राशि। बलागुण भी क्या है?
सदिश राशि। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यही आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी आएगी वो इस पर बेस्ड आएगी, इस टॉपिक से। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा जानते हैं इनकी अलग अलग स्थितियों के बारे में कि ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव कौन सी स्थितियों में किस किस तरीके की व्यवस्था उत्पन्न करता है। चलिए चले तो कहां ये चलने देगा तब। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अरे चल जाते होता। मनमर्जी है इनकी, तुम्हारी तरह तुम्हें कहते हैं पढ़ लो फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। ये भी इसको कह रहा हूँ चल जाएगा, चल जाएगा तो भी नहीं चल रहा। चलिए क्या कर सकते हैं, छोड़ो आप क्लियर कर लेते हैं अपन। पेन चेंज कर लेता हूँ और यहाँ करते हैं। देखो तीन अलग अलग स्थितियां पढ़ते हैं। पहली स्थिति, स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, जब आपका थीटा है वो 0 डिग्री, थीटा कितना होगा स्थिति फर्स्ट में 0 डिग्री, थीटा 0 हो, इसका मतलब ये जो आपका द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा है, इनके समांतर ही होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कैसा होगा, समांतर ही होगा। थीटा का मान कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब देखिए मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। देखो हम जानते हैं बलागुण होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब चूंकि साइन थीटा की जगह 0 रखना है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो टाउ बराबर आ जाएगा पी ई साइन 0 की जगह आ जाएगा 0। तो बलागुण जो है उसका मान आ गया 0। बलागुण का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि अगर आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होगा के साथ 0 डिग्री के कोण पर होगा तो यहाँ पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। ये रही ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर मैं इसको थीटा कोण पर नहीं रख के इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ये थीटा कोण पर है, यहाँ देखो ये थीटा कोण है। अब मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में। अब इस पर कोई बलागुण कार्य करेगा नहीं, बलागुण नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना, इधर क्यूई बल से खींचेंगे, इधर भी क्यूई बल से खींचेंगे, तो बलागुण कार्य कैसे करेगा, स्थिर रहेगा। दोनों तरफ बल तो समान लग रहा है। ऐसे होता है, फिर मैं यूं खींचता इधर खींचता तो बलागुण कार्य करता, ये घूमता। तो यहां पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा, शून्य होगा। इस स्थिति को कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। कौन सी स्थिति कहते हैं, स्थायी संतुलन की। ये हो गया आपकी पहली स्थिति, स्थायी संतुलन। दूसरी स्थिति है विद्यार्थियों स्थिति 2। दूसरी हो सकता है कि जो आपका थीटा है वो 180 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर होगा तो देखो विद्यार्थी साइन 180 का मान होता है, साइन 180 जो होता है उसका मान कितना होता है विद्यार्थी, साइन 180 का मान होता है आपका 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है, साइन 180। साइन 180 का मान भी कितना हो जाता है 0। साइन 180 यानी उल्टा होगा तो आपका टो बराबर हो जाएगा पी ई साइन 180 और टाउ बराबर हो जाएगा 0। यहां पर भी बलागुण जो होगा वो क्या करेगा, 0 कार्य करेगा। बलागुण का मान 0, देखो 0 है फिर 180 पर वापस वैसे ही 0 होना। इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन क्यों, तो यहां पर भी तो बलागुण 0 यार। अस्थायी संतुलन क्यों, अस्थायी इसलिए कहते हैं विद्यार्थी, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ध्यान से समझना इस चीज को, स्थायी और अस्थायी का मतलब। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है। ये जो मैंने यहाँ पर ये आपका द्विध्रुव रखा, इसका ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ध्यान रखना, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू इधर ही है, बल भी इधर ही लगेगा विद्युत क्षेत्र में, माइनस क्यू इधर है, बल भी इधर लगेगा, तो ये स्थिर रहेगा, थीटा का मान 0 रहेगा, स्थायी संतुलन वाली।
अब मैंने इस द्विध्रुव को उल्टा कर दिया, प्लस माइनस, प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखा है तो वैसे ही है जैसे पहले पढ़ी थी। अब इस पर बल इस दिशा में, इस पर बल इस दिशा में, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा हिलाता डुलाता हूं यहां से, जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे करते ये क्या करेगा, ऐसे अपनी स्थायी संतुलन में आने की कोशिश करेगा। ऐसे हिलाया, हिलाते इस पर तो बल इधर लग रहा है, तो ये बलागुण लगेगा इधर, और इस पर बल इधर लग रहा है तो ये ऐसे घूम के यहीं आ जाएगा, यानी प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र की दिशा में करते। तो ये होता है अस्थायी संतुलन विद्यार्थी। और एक और कंडीशन थी, उसको ही देखो मैं यहां लिख देता हूं। वैसे तो ये बोर्ड ऐसी स्थिति कर रहा, मैं यहां लिख देता हूं। तो स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड क्या है विद्यार्थियों, स्थिति थर्ड है कि जब थीटा बराबर हो आपका 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 90, तो आप जानते हो कि साइन 90 का मान कितना होता है विद्यार्थियों, 1 होता है। तो आपका जो बलागुण है टाउ बराबर पीई साइन 90, और इसको हम लिख सकते हैं कि जो टाउ है वो आ जाएगा आपका पीई के बराबर, पीई पर। जब 90 डिग्री ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा यूं विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे रख दिया तो इस पर सर्वाधिक बलागुण लगेगा, क्योंकि ये स्थायी संतुलन की अवस्था में आने की कोशिश। तो ये होता है विद्यार्थियों किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण का मान। तीनों स्थितियां मैंने आपको बता दी है, इनको अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।